नमस्कार, आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं और रात के बजने वाले हैं 8 जी न्यूज पर। आप जानते ही वक्त होता है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का, और आज हमारी बहस का मुद्दा है कट्टरता के कितने कॉन्ट्रैक्टर। तो हम कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, ये भी कहते हैं कि बेटों और बेटियां दोनों की बदौलत ये देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी कहते हैं, या कहना चाहिए चाहते हैं, कि बेटे और बेटियां एक साथ ना पढ़ें, ना मुसलमानों के और ना ही हिंदुओं के, क्योंकि उनके मुताबिक बच्चा जब कोएड सिस्टम में पढ़ता है तो वो बहक जाता है, बिगड़ जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान ने स्कूलों में बीच का पर्दा डालकर जो पैटर्न शुरू किया, शायद आपको वो अच्छा लगता है, वो जचता है। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐलान किया कि वो एक धार्मिक सेंसर बोर्ड बनाएंगे जो ये देखेगा कि बॉलीवुड की फिल्मों में कहीं हिंदू धर्म का अपमान तो नहीं हो रहा है। अगर होता दिखा तो संतों का ये सेंसर बोर्ड उस फिल्म पर कट लगाएगा। अविमुक्तेश्वरानंद के मुताबिक बॉलीवुड में जानबूझकर ऐसा कंटेंट बनाया जा रहा है हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। और इस पिक्चर में एक और किरदार है, और वो किरदार है ऑल इंडिया दीनी मदारिस बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद याकूब बुलंदशहरी। याकूब साहब का एजेंडा अलग ही है। वो ये कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं तो हम वंदे मातरम क्यों बोले। याकूब के मुताबिक इस्लाम उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता कि वो या फिर कोई भी मुसलमान वंदे मातरम बोले। तो ये तीनों एलिमेंट्स जिनके बारे में हमने आपको बताया, ये दरअसल मामूली लोग नहीं हैं। समाज में इनकी बातें असर करती हैं। सवाल ये उठता है, आखिर धर्म का ठेका उठाने का लाइसेंस किसी को कैसे मिल जाता है। मुस्लिम बच्चियां तो बड़े आराम से कोएड स्कूलों में पढ़ रही हैं, वो वंदे मातरम और जनगणमन भी गा रही हैं। वहीं हिंदू आस्था की बात करें तो बॉलीवुड से उसे कोई ठेस लग रही हो, ये कम से कम बॉक्स ऑफिस के रिस्पांस तो नहीं लगता है। बॉक्स ऑफिस का रिस्पांस तो ये नहीं कहता। तो इसीलिए बड़ी बहस आज हम इस मुद्दे पर लेकर आए हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर क्या हो रहा है, ठेकेदारी हो रही है। ये बहस हम लेकर आए हैं क्योंकि धर्म की आड़ में मजहबी कार्ड खेला जा रहा है। ये बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि स्कूल कॉलेजेस पर कट्टरता थोपी जा रही है। ये बहस जरूरी है क्योंकि धर्म को पॉलिटिकल टूल, सियासी टूल बनाया जा रहा है। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर मुद्दे को हिंदू वर्सेस मुसलमान बनाया जा रहा है। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए आप। बच्चियों के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग मुस्तकिल दर्सगाहें और स्कूल बनाए। हमारी ये तहरीक है। यहाँ का व्यक्ति भूखों रह सकता है, लेकिन अगर कोई उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है तो उससे दो हाथ करने में भी कोई कोताही नहीं बरतता है। झगड़े, मारपीट, कत्ल और गारतगिरी, जो मसाइल खड़े होते हैं वो इंतहाई खतरनाक होते हैं। तो मुसलमान पर जबर किया जाता कि नहीं, आपको ये गाना ही है, आपको ये पढ़ना ही है, तो मुसलमान फिर उसे गाने से जो है परहेज करता है अपने ईमान के सबको सामने रखते हुए। हिंदू शब्द कहाँ से आ गया है? ये हमारा है, पर्शियन का है। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। हम एक विभाग रखेंगे जिसमें जितने भी चलचित्र बन रहे हैं और जितने भी धारावाहिक टेलीविज़न आदि पर दिखाए जा रहे हैं उनको हमारे विशेषज्ञ देखेंगे। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। AIMIM का पक्ष रखने के लिए वारिस पठान हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट रिजवान अहमद हमारे साथ हैं, शोएब जमई भी हमारे साथ हैं, और तौसीफ अहमद खान TMC के नेता हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल वारिस पठान आपसे है। 3 किरदारों की यहाँ पर हमने बात की शुरुआत में ही, जब दर्शकों को ये पूरी खबर हमने बताई है। ये हो क्या रहा है कोएड एजुकेशन में? क्या मुस्लिम बच्चियां सही बातें नहीं सीख पा रही है? किस तरह की बयानबाजी है? मुझे याद है कुछ दिन पहले शफीकुर रहमान बक, उनकी अलग ही चिंताएं थीं, बच्चियों के आचरण को लेकर वो चिंतित थे। अब अरशद मदनी, ये दिक्कत क्या है? बच्चियों की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है या ये जो रूढ़िवादी सोच है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, एजुकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही आदिति जी देश में, लेकिन ये जो
बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मौलाना हैं, ये अपनी खुद की बात रखने में सक्षम है, तो मैं चाहूंगा कि इनकी जो बात है ये खुद रखे। मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखना चाहूंगा। आदित्य जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हिंदू कौन की होड़ लगी है। आपने देखा मोदी जी 15 लाख दीपक जला दिए जाकर, वहां पर मेजोरिटी अपीसमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, वो संविधान की शपथ लिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी बोलते मैं जनतारू हूँ। अब तीसरी तरफ एक छोटा रिचार्ज आ गया, वो तो 2 कदम आगे निकल गए, वो तो RSS के पिट्ठू, वो तो चाहते हैं नोट पे भी अब भगवानों की तस्वीरें लगने लग जाए। मगर हम तो बात कर रहे हैं संविधान की, और अब तो देश के अंदर पत्थरों को भी हमसे प्रेम हो गया है आदित्य जी। अब पत्थर उड़ के आ रहे हैं, पत्थर इंतजार कर रहे हैं कि अब एक ट्रेन आएगी जिसमें असद ओवैसी, वारिस पठान बैठे होंगे, और हम जाके जोर से धड़ाम से उनके कांच पे गिरेंगे और एक जोरदार जादू की जप्पी देंगे। अब तो ऐसा हो रहा है देश के अंदर। सोचिए, कल हमारे साथ हुआ, वंदे भारत में हम ट्रेवल कर रहे थे, हमारे साथ ये किस्से हो रहे, मगर कुछ नहीं। अगर क्योंकि हम बैठे थे, अगर कोई दूसरा और होता तो अब तक क्या कॉन्स्पिरेसी थी, किसने किया, क्यों किया, सारी चीजों का विश्लेषण ठीक है। चलिए, अभी 1 मिनट का वक्त आपके लिए था। आपने कई सारी बातें यहाँ पर की है। रिजवान अहमद जो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात की, वो उन्होंने कही मेजॉरिटी अपीजमेंट हो रहा है इस वक्त देश में। लेकिन फिर भी मेरा सवाल यही है, बच्चियों के एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रूढ़िवादी सोच, जिसे एक तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश अरशद मदनी कर रहे हैं? शुक्रिया। अभी वारिस भाई ने बात बोली, पिछले डिबेट में भी मिलती जुलती बात बोली थी, तो जो मैंने वहां बोला था वही दोहरा दूं कि 15 लाख दीपक जलने से जो परेशानी है, ये परेशानी तब क्यों नहीं हो रही थी जब PMO हाउस में बड़े बड़े रोजा इफ्तार होते थे और राष्ट्रपति भवन में बड़े बड़े रोजा इफ्तार होते थे? भैया तब भी होनी चाहिए थी। परेशानी सारी यही है कि पहले लोग ज्यादा से ज्यादा सेकुलर हम हैं ये दिखाने का कोशिश करते थे, अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम ज्यादा से ज्यादा हिंदुत्व हैं। तो ये तो कर्मा है, ये तो चक्रा है। ये चक्रा जब ऊपर जाता है तो घूम के नीचे आता है। जो सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश की संस्कृति का चीरहरण हुआ है, जो शोषण हुआ है भारत की संस्कृति का सेकुलरिज्म के नाम पर, अब वो चक्रा नीचे आया और हिंदुत्व का चक्रा ऊपर जा रहा है। शांति से बैठ के देखो, और देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, कल अदिति जी AIMIM का 1 मिनट का वक्त मैंने आपको दिया था, वो अभी के लिए पूरा हो गया। मैं आपको आगे जब मंच दूंगी तो आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जल्दी से एक कमेंट, शोएब जमई। एक ही सवाल है मेरा, बच्चियों की एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सोच, थोपने वाली सोच, अपने मुताबिक बच्चियों को चलाने वाली सोच? देखिए, सोच क्या है इस तरह की चीजों के पीछे, वो हिंदुस्तान की जनता को बखूबी पता है। टायर 2 सिटी हो, टायर 3 सिटी हो, जो बड़े शहरों से थोड़ा हट के, उनको अंदाजा है कि इस चुनाव से पहले जी न्यूज के कैमरे पर एक बयान आता है और एक क्रिएट किया जाता है माहौल के जैसे धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार, और यही देश का असली मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ये सब क्रिएट किया हुआ एक बड़ा क्यूरेटेड चीज है, जिसको मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा विशेष ध्यान लोग देते नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये माँ बाप डिसाइड करते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियां किस स्तर पर पढ़ेंगे। नंबर 1, यही से बात खत्म हो जाती है, फिर हम किसी की बात नहीं मानते। और जो कुछ लोग यहाँ पे वसीम रिजवी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो नए वसीम रिजवी, उनको पता होना चाहिए कि पुराने वसीम रिजवी का क्या हाल हुआ था। ना घर के रहे, ना घाट के रहे। अब आगे बोलूंगा मैं नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये भी तैयारी कर लें, इनका भी हो जाएगा धर्म परिवर्तन कुछ दिन में। फिर वैसे निजी का टिप्पणी कर पाए इतने टाइम में। तौसीफ अहमद खान, यही सवाल आपसे भी है। देखिए अदिति जी, एजुकेशन को लेकर के जो मदनी जी का स्टेटमेंट आया है वो कोई नया बात नहीं है। आज़ादी से पहले भी जो स्कूल थे और संस्थाएं थी, इंस्टीट्यूशंस थी, और आज 2022 में भी जो अगर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो आप आंकड़ा निकाल लें, आपके पास तो पूरा रिसर्च टीम है। आप किसी भी शहर का एग्जाम्पल ले लें, कलकत्ता का एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, दिल्ली का एग्जाम्पल आप खुद ही बता दीजिए दर्शकों को कि जो टॉप स्कूल्स हैं उनमें कौन से ऐसे स्कूल्स हैं जो सिर्फ बॉयज़ के हैं और सिर्फ गर्ल्स के हैं, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो या हिंदी मीडियम स्कूल हो, या फिर साउथ में उनका वर्नाकुलर लैंग्वेज वाले हो, या फिर हमारे बंगाल में वर्नाकुलर लैंग्वेज वाले मीडियम के जो स्कूल्स हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आम सी बात है और एक ज़माने से आता रहा, और उसका
ये हक है पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को चाहे कोएड स्कूल में भेजे, चाहे वो गर्ल्स या बॉयज स्कूल में भेजे। इसमें यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। यहाँ पे तो एजुकेशन का मामला है, संगीन मामला है, और आंकड़े बताते हैं कि ये काफी सक्सेसफुल मॉडल ऑफ एजुकेशन रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि बच्चों को अलग अलग पढ़ाने से ये सक्सेसफुल मॉडल ऑफ एजुकेशन बन जाता है। यहाँ पे मेरा काउंटर क्वेश्चन आपसे ये होता, तौसीफ अहमद खान, जो मैं आपसे लूंगी, एजुकेशन हमें किसके लिए तैयार करती है? रियल वर्ल्ड के लिए तैयार करती है ना। रियल वर्ल्ड में क्या पुरुषों का और महिलाओं का सेग्रीगेशन है, या वहां पर दोनों ही चैलेंजेस का सामना है? ये भी एक सवाल है। लेकिन उससे पहले शिमला की रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भारत में आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाता है। सुनिए। हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हो, पूजा पद्धति को नकारते हो, आस्था के साथ खिलवाड़ करते हो। ये देश तो आस्था का देश है। यहां का व्यक्ति भूखों रह सकता है, यहां का व्यक्ति अपनी सुविधाओं को तिलांजलि दे सकता है, लेकिन अगर कोई उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है तो उससे दो हाथ करने में भी कोई कोताही नहीं बरतता है। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर विशाल मिश्रा जी आपका। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं भारत आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन हमने 3 एलिमेंट्स की बात की थी। एक वर्ग वो जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात करता है, दूसरा वर्ग अरशद मदनी जैसे लोगों का जो बच्चियों के अलग स्कूल बनाना चाहते हैं, और यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि भारत जा किस तरफ रहा है। 1 मिनट का वक्त है आपके पास अपने पहले कॉमेंट के लिए। देखिए, जो आपका सवाल है उस पहले सवाल के अंतर्गत कि तो कभी भी किसी की आस्था का अपमान नहीं करता। वास्तविकता तो ये है कि जो हिंदुत्व का विचार है वो तो सबको साथ लेकर चलने का विचार है। आत्मवत सर्वभूतेषु का विचार है। दुनिया का, विश्व का एकमात्र एक ऐसा विचार है जो सभी पंथ, संप्रदाय, विश्वास को एक साथ में लेकर चलने की बात करता है, एकत्व की बात करता है, एकात्मकता की बात करता है। किसी का विश्वास कुछ भी हो सकता है, किसी के अपने कुछ भी विश्वास हो सकते हैं, पूजा पद्धति हो सकती है, लेकिन इन सबके बावजूद भी, इन सब विविधताओं के साथ भी अगर एकमात्र एकत्व का विचार है, एकात्मकता का विचार है, तो वो हिंदुत्व का विचार है, वो हिंदू का विचार है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि इस प्रकार की स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, देखिए अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में सभा और समिति में महिलाओं की भागीदारी होती थी। हमारे यहाँ तो नारी को नारायणी का दर्जा मिला हुआ है। यत्ते नारयन्ते पूजन्ते रमन्ते तर्ते देवता, और करते करते हम कैसे भूल जाएं कि अपाला, विश्वारा, घोषा, सिक्का, ये जो है हमारे यहाँ ऋचा को, ये जो है विदुषी महिलाएं हुई हैं। और आज 21वीं शताब्दी में जब हमारी बहन बेटियां हर जगह अपने परचम फहरा रही हैं, तो इस प्रकार का सेग्रीगेशन करके मतलब कौन सा संदेश देना, मतलब देने का प्रयास किया जा रहा है? ठीक है, ये कैसा संदेश देने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है वारिस पठान, ये सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, अभी मैं सुना योगी जी की बात, कितनी आश्चर्य की बात है कि योगी जी ने शपथ ली संविधान की और देश को आस्था की बुनियाद के ऊपर बात कर रहे हैं। तो देश के आस्था पे चलेगा या संविधान के हिसाब से चलेगा? अब वो आस्था सिर्फ मेजोरिटेरियन की बात कर रहे हैं, तो हमारी आस्था का क्या होगा? आदित्य जी, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ आपके दर्शकों को, सुन लीजिए, चुनाव का वक्त आ चुका है। अब इस देश के अंदर जो मेन मुद्दे हैं, जो इससे मुद्दों को लेकर लोगों के सामने जाते हैं, जिसमें बीजेपी को घेरते हैं, सरकार को, कि भाई बताइए भैया, बेरोजगारी कब खत्म हो गई, कब खत्म होगी, 2 करोड़ युवाओं को कब नौकरी मिल जाएगी, पेट्रोल डीजल गैस का भाव कब कम हो जाएगा, डॉलर के बनिस्बत रुपया कब बराबर ऊपर हो जाएगा। तो ये सारी चीजों के जवाब इनके पास नहीं है, बीजेपी वालों के पास। तो ये जवाब देना नहीं चाहते, इनके पास है ही नहीं। और उसका ध्यान भटकाने के लिए डाइवर्सिव टैक्टिक शुरू कर दिया है इन लोगों ने कि नहीं, देश का ध्यान भटका दो, आस्था की बात करेंगे, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे चलने की बात करेंगे, फिर वही गाय मंदिर, इसी की बुनियाद के ऊपर ये 2 से 365 तक आ गए। तो देश के अंदर
आप आगे बढ़ने का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, डेवलपमेंट का, विकास का, बढ़ती महंगाई का, बढ़ती बेरोजगारी के ऊपर कब चर्चा करेंगे? कब उस तरफ पे आप अपना ध्यान भी डालोगे? मोदी जी, यही तो मेरा सवाल है मोदी जी से। मैंने तो कल भी अपनी स्पीच में सवाल किया था, आपने वंदे भारत एक्सप्रेस भी बना दिया, वहां पे कभी जानवर आ जाता है, उसका एक्सीडेंट होता है। अब हमारे ऊपर पत्थर गिरते हैं तो करते क्या, अचानक जमीन से एक जोरदार ट्रेन गई तो ट्रेन से पत्थर उड़ के आके गिर गए। असद ओवैसी, वारिस पठान, आप जब बैठे तो बोगी पे लग गए। तीज बोगी नहीं दिखी उन लोगों को, मगर पत्थर को भी हमसे इतना प्यार, इतना प्रेम हो गया कि अचानक अब हम पे गिर रहे, मगर इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। बहरहाल हमको इसकी इंक्वायरी में क्या होगा दीदी जी? ठीक है, आपको रिजवान अहमद जवाब देना चाह रहे हैं, वारिस पठान जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, रिजवान अहमद से जवाब ले लीजिए। रिजवान अहमद, अभी भी इंक्वायरी से तो फायदा है नहीं आदित्य जी। हमको ये हक और इंसाफ की आवाज को दबाने की जो कोशिश की जा रही है ना, तो मैं बोल देना चाहता हूं उनको कि सुन लो, हम न कभी डरेंगे न कभी झुकेंगे। ठीक है। हम जो मजलूमों की, मुसलमानों की, दलितों की, अकलियतों की लड़ाई लड़ने निकले हैं, उनको उनका हक दिलाने निकले। ठीक है जी, हो गई पॉलिटिकल पोस्चरिंग, हो गई। चलिए अब जवाब लीजिए जी। अदिति जी, एक सवाल, इस बात आपने डिबेट शुरू किया इस बात से कि लड़कियों को पढ़ाना है, लड़कियों को तालीम देनी है। आज से 3-4 दिन पहले मैंने आपके कोऑर्डिनेटर को कोई फोटोग्राफ्स भेजी थी, आज से 5 साल पुरानी। एक लड़की मेरे पास आई थी, उसने कहा मुझे 18 महीने से अपने शौहर से निजात नहीं मिल रही है, मुझे यहाँ मौलाना खुला नहीं लेने दे रहे हैं, उसने दूसरी शादी कर ली है। तो मैंने उस लड़की से कहा था तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करो कि तुम अपने शौहर से अलग हो गई हो। वो मुसलमान थी, पढ़ी लिखी थी। उसके बाद उस लड़की ने PhD में एडमिशन लिया था। केरला में एक लड़की गई पढ़ी लिखी, उसने भी यही मांगा कि मुझे अपने शौहर से निजात मिल जाए। तो केरला हाईकोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा लड़की को पूरा अधिकार है अपना फैसला लेने का, जैसे मुसलमान मर्द को है। अब सवाल ये उठता है दीदी जी, जो वारिस भाई हो सकता है अच्छा जवाब दे दें, एक तरफ ये भी बात होती है कि हिजाबन इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। तो बस मेरा एक छोटा सा मासूम सा सवाल है कि वो जो देश की हिजाबन प्रधानमंत्री बनेगी, उसे ये हक देंगे कि अगर वो शादी से निजात पाना चाहे तो खुला लेके पा सकती है, या ये हक सिर्फ उस हिजाबन प्रधानमंत्री के मर्द को यानी शौहर को ही मिलेगा, उस औरत को नहीं मिलेगा जो देश की प्रधानमंत्री बन चुकी है? ये जरा मैं जानना चाह रहा हूं, ऐसा होगा या नहीं होगा? ठीक है, जवाब ले लीजिए, आप जवाब लीजिए वारिस पठान से। वारिस पठान जी, मैंने रिजवान भाई की बातों को मैं सुना तो मैं बताना चाहूंगा, रिजवान भाई, हमारा देश संविधान पे चलेगा। संविधान ने हमारी बच्चियों को अधिकार दिया है कि वो पढ़े लिखे अपनी मर्जी से, फ्रीडम ऑफ चॉइस है संविधान के अंदर, वो अपनी चॉइस के हिसाब से खुला का अधिकार, खुला का अधिकार भाई, खुला का अधिकार, खुला का। ये आप किसी मुफ्ती को सवाल करेंगे तो आप बेहतर पोजीशन में रहेगा जवाब देने के लिए। मैं तो एक पॉलिटिशियन हूँ, एक नेता हूँ। आपके हिसाब से अधिकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप वकील हो, आपके हिसाब से खुला का अधिकार लड़की को होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे हो रहा है, अब हो रहा है। मुंबई के अंदर आइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ, कितनी जगहों पे हो रहा है खुला, कितनी जगह लड़कियां लेटर लिख रही है, कितनी जगह लेके क्यों चलेंगे? शौहर जो तलाक देता है, वारिस भाई, जो शौहर तलाक देता है उसे कहीं लेके थोड़ी जाते हैं। लड़की को खुला का अधिकार शौहर की तलाक की तरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे इक्वालिटी संविधान में लिखा है, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी है। अब मुस्लिम अरे आप शरीयतन बताइए, जो हिजाबन प्रधानमंत्री बनेगी उसे खुला का अधिकार होगा या नहीं होगा? जो पढ़ी लिखी औरत देश की प्रधानमंत्री हिजाबन बनेगी उसे अधिकार होगा या नहीं होगा? हमारी लड़कियां पढ़ लिख के तालीम आफ्ताब बने, हमारी बेटियों के एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप कंप्यूटर हो, सर पे हिजाब पहने। वारिस भाई उनका जो सवाल है, एक सेकंड रुक जाइए रिजवान अहमद, उनका जो सवाल है, आप बार-बार एक सेकंड रुक जाइए रिजवान अहमद प्लीज। उनका जो सवाल है मैं दोहराती हूं आपके लिए। उनका सवाल ये है कि क्या महिला अधिकारों के नाम पर, फ्रीडम ऑफ चॉइस के नाम पर, राइट टू इक्वालिटी के नाम पर, जिस खुला का जिक्र अभी रिजवान अहमद कर रहे हैं, AIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी होगी या नहीं होगी? ये सवाल है उनका। बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने और रिजवान अहमद ने, मैं मानता हूं आपको। अरे हम तो खड़े हुए हैं ना महिलाओं के साथ,
हम तो बिल्किस बानो के साथ नहीं खड़े हैं क्या? जब नारी सम्मान की बात हुई 15 अगस्त 2022 को लाल किला से मोदी ने कहा कि अब नारी सम्मान होना चाहिए, मगर उसी दिन गुजरात की सरकार ने केरला की उस औरत के साथ खड़े हो या नहीं खड़े हो, ये बताओ ना यार। नारी अपमान था, हम तो नारी सम्मान के लिए खड़े, फिर चाहे बिल्किस खड़े हो या नहीं खड़े हो, चाहे हमारी वो जो हमारी जो बहन की बात ही हो रही है, खुला की बात हो रही है भाई, उसके साथ भी खड़े थे पूरी तरह से। अरे खुला की बात हो रही है, हिजाबत प्रधानमंत्री है और वारिस पठान सुनिए ध्यान से, सवाल जो है बिल्किस बानो के लिए आप खड़े हैं, अच्छी बात है, आप बिल्किस बानो के लिए खड़े हैं, अच्छी बात है। तो उसके पहले नहीं सुनिए, आप खुला के लिए जो वो मुस्लिम महिला का जिक्र कर रहे हैं, आप उन मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े हैं या नहीं, ये सवाल, इसका जवाब या तो हाँ है या ना है। हम तमाम, इसमें कोई बीच का तो रास्ता है नहीं। तमाम नहीं, आप देश की मुस्लिम महिलाओं को देश से अलग क्यों करना चाहती है? अरे मुस्लिम महिला भी देश की नागरिक है। तो ये आपने अरशद मदनी साहब से कहा है, ये अब आपने सही लाइन, अब आप सही बात कर रहे हैं ना, अब सुन लीजिए, अब आपने सही दिशा में जाना शुरू किया। एक सेकेंड, तो आपने अरशद मदनी साहब से कहा क्या? अरशद मदनी साहब से कहा कि आप बच्चियों के लिए अलग स्कूल क्यों बनाना चाहते हैं, आप इन बच्चियों को देश में अलग क्यों करना चाहते हैं, इन बच्चियों को रहने दीजिए उस सिस्टम का हिस्सा और इन्हें उसी सिस्टम में लड़ना सिखाइए। कहा आपने तो नहीं कहा, ये मैंने नहीं सुना, अगर मैंने मिस कर दिया तो एक बार दोहरा दीजिए आप मुझे। मैंने मेरे स्टार्टिंग के अंदर ही ये कहा कि अरशद मदनी साहब एक बड़े मुसलमानों के नेता है, एक मौलाना है, एक बड़े औहदेदार है, वो अपनी बात खुद रखते हो, अपनी बात को समझाने के अंदर वो खुद माहिर है। आप ये सवाल उन्हीं से पूछ लीजिए ना। अरे भाई, आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप मुस्लिमों के अधिकारों की बात करते हैं, आप शोषित और वंचित के अधिकारों की बात करते हैं, तो भाई आपकी पार्टी का कोई स्टैंड होगा ना इस पर। आप या तो सपोर्ट करेंगे या तो आप कहेंगे नहीं हम इस पर सपोर्ट नहीं करते हैं, इस पर हमारा समर्थन नहीं। एक सेकंड रुक जाइए शोएब जमाई, रुक जाइए एक सेकंड। वारिस पठान से एक सवाल पूछा, उसका जवाब लेने दीजिए। जी वारिस पठान, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, वैसे सिर्फ इतना ही कहा है मैंने कि वारिस पठान का जवाब पूरा होने दीजिए। जी वारिस पठान, क्या सवाल की आदित्य जरा प्लीज, मुझे आवाज नहीं आया मेरे उसमें लिंक। वारिस पठान, मैं ये कह रही हूं, आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, महिलाओं के अधिकारों की अभी आपने बात की थी ना थोड़ी देर पहले, फ्रीडम ऑफ चॉइस, राइट टू इक्वालिटी, ये सब बातें की थी ना आपने। आपकी पॉलिटिकल पार्टी का कोई स्टैंड होगा ना इस पर स्टैंड होगा। आप मौलाना अरशद मदनी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, इसे लेकर मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप AIMIM के स्पोक्स पर्सन है और आपकी पॉलिटिकल पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके प्रमुख, जिसके सदर असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि इस देश में कभी हिजाबी PM आएगी। महिलाओं के अधिकारों की वो बात करते हैं बिल्किस बानो के संदर्भ में। यहां पर सवाल ये जो रिजवान अहमद ने भी आपसे पूछा, क्या आप उस संदर्भ में भी महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, ये सवाल है। इसका जवाब हाँ है वारिस भाई या तो ना है। हम लोग महिलाओं के अधिकार की बात ही कर रहे हैं, हम तो हमारे देश की हर महिला के अधिकार की बात करते हैं, चाहे दलित हो। नहीं, लेकिन वो खुला पर महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं भाई, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, उस पर जवाब दीजिए ना। नहीं डाल सकते, आपको मेरी बात सुनना चाहिए, आपको मेरी बात सुनना चाहिए, आप मेरे मुंह में अपने अल्फाज नहीं डाल सकती आदिति जी। मैं आपकी कोई बात नहीं काट रही हूँ सर, आपको बोलने के लिए ही बुलाया है और सबसे ज्यादा टाइम मैंने आपको दिया है। उधर शोएब जमाई इम्पेशेंट हो रहे हैं, जो उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी सारा चीज संविधान ने दिया, हर महिला का है, तो हम तो हर महिला के साथ खड़े हुए थे, रहेंगे। पर आपको क्यों डाउट है कि हम महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करते या महिलाओं के अधिकार के लिए बात नहीं करते? ये डाउट आपको कहां से है? ये सवाल आपको मोदी जी से पूछना चाहिए कि मोदी जी आप तो महिला सम्मान की बात कर रहे थे 15 अगस्त 22 को, मगर उसी दिन गुजरात में एक महिला, बिल्किस बानो को भूल जाइए कि वो मुसलमान है, देश की एक नारी तो थी ना, एक देश की महिला तो थी ना, उसकी 3 साल की बच्ची तो बेकसूर थी, इसका सर फोड़ के मार डाला, उसकी माँ का बलात्कार करके मार डाला। मैंने आपसे पहले ही कह दिया, आप ये बात बार-बार एक ही बात को क्यों दोहरा रहे हैं? क्योंकि इसमें राजनीति करने की गुंजाइश है। जवाब तो दीजिए ना। नहीं, मैं मोदी जी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ वारिस पठान, मैं मोदी जी की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ना, मैं बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हूँ। आपका सवाल बीजेपी से है। नहीं, सुन लीजिए, बिल्किस बानो को इंसाफ मिलना चाहिए, ये कहने में अदिति त्यागी को कोई डर नहीं लगता है, ठीक है? तो आपका जो सवाल एक पॉलिटिकल पार्टी से है, उसका जवाब बीजेपी या आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे तो उनसे आना चाहिए। ये कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट मत कीजिए। मोदी जी से आज तक क्यों नहीं किया? मैं तो ये आपको पूछना चाहता हूं, आप कितनी डिबेट में आए हैं जिसमें सवाल मैंने पूछा है? शायद आप उन डिबेट्स को नकारना चाहते हैं, आप नकारना चाहते हैं, मैं वापस आपको उसकी क्लिप भेजूंगी।
मैं वापस आपको उस डिबेट की क्लिप भेज दूंगी। इंटरव्यू ले लिया, आप नड्डा जी को पूछ लेते कि नड्डा जी बिल्किस बानो के कातिलों को आपने रिहा क्यों कर दिया, तो नारी सम्मान। अच्छा, तो आप नेक्स्ट टाइम से जब इंटरव्यू करने जाऊंगी तो मैं आप ही से क्वेश्चनएयर तैयार करा लूंगी। आपने ये तो नहीं कहा कि मैंने नड्डा जी से पूछा कि आप मुसलमान, आपके कैबिनेट में मुस्लिम मिनिस्टर्स क्यों नहीं है, आप मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते, वो तो आपको याद नहीं रहा। नहीं, वो तो आपने सुना नहीं होगा, सुना था। पूछना चाहिए। नहीं, आपने नहीं पूछना चाहिए, नहीं, मैं पूछ चुकी हूँ, क्या है, पूछ चुकी हूँ। और सुनिए, अपने क्वेश्चनएयर में पॉलिटिकल पार्टी से अप्रूव नहीं कराती हूँ, तो वो इंटरव्यू दोबारा जाकर देखिएगा, दोबारा जाकर देखिएगा। और असदुद्दीन ओवैसी का सवाल भी पूछा था जिस पर उन्होंने जवाब भी दिया है, और खुद असदुद्दीन ओवैसी ने फिर जेपी नड्डा के जवाब पर जवाब दिया है। तो प्लीज मुझे मत बताइए कि मुझे किससे क्या सवाल पूछना है। अब इससे आगे बढ़िए और मुद्दे की बात पर आइए। ये इतना हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है, जल्दी से। लेकिन मेरा ये बोलना है, मेरा ये सुझाव है कि कम से कम पब्लिक के सवाल तो नड्डा जी से पूछ ले कि पब्लिक क्या चाहती है। क्या पब्लिक चाहती है कि निर्भया, जो जिस तरह निर्भया के कातिल को इंसाफ मिला, हम सब साथ में खड़े थे, उनको फांसी हुई, उसी तरह बिल्किस बानो के बलात्कारियों को भी होना चाहिए था। वो क्यों बाहर घूमे? ये तो पब्लिक के सवाल है ना। आप पब्लिक की तरफ से, आप तो एंकर है, आपको सवाल करना चाहिए। वारिस पठान, आप अदिति त्यागी से लड़ने आए हैं। भाजपा के नेता, ठीक है, चलिए आप अदिति त्यागी से लड़ लीजिए, आप अदिति त्यागी से लड़ लीजिए। अब ये बताइए, ट्रिपल तलाक पर आपका क्या स्टैंड है? पब्लिक के सवाल है ना, ट्रिपल तलाक का आप सपोर्ट, सुन लीजिए, ट्रिपल तलाक के एब्रोगेशन को सपोर्ट करते हैं या उसके खिलाफ है? चलिए बताइए। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सबने माना, आज क्या हालत हो गई है देख लीजिए। ट्रिपल तलाक के लिए हम बोलते इतनी देर लगी बिल्किस बानो के लिए इंसाफ, औरत को प्रूव करना है, बिल्किस बानो के लिए इंसाफ, सिर्फ इतने ही सेकंड। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द वुमन। नहीं, सिर्फ इतने ही सेकंड। 3 साल आदमी को सजा हो गई, आएगा बाहर तो कौन सी औरत को? नहीं, ट्रिपल तलाक पर महिलाओं के अधिकारों के लिए साइलेंस। अभी तो आप बहुत, जब पब्लिक के सवाल की बात कर रहे थे, कहाँ गए पब्लिक के सवाल, कहाँ गया पब्लिक का सेंटिमेंट, कहाँ गए मुस्लिम महिलाओं के अधिकार? सिर्फ इतनी देर, मैं तो सिर्फ इतनी देर। काउंटर ले लीजिए रिजवान अहमद से। भी मुस्लिम महिला थी, हमारी हिंदू बहन जिसका बलात्कार हुआ था, जिसका कत्ल कर दिया गया। आप बलात्कार में भी हिंदू मुसलमान ही कर रहे हैं, यही इसीलिए मैंने पूछा था, ये हिंदू मुस्लिम सिंड्रोम, इसीलिए पूछा था मैंने, ये हिंदू मुस्लिम सिंड्रोम। ठीक है अदिति, ये तो बीजेपी की आदत बन गई है। नहीं, यहाँ पर तो आप बलात्कार में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं सर, यहाँ तो आप कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम बलात्कार जैसे अपराधों में। सर प्लीज प्लीज। अदिति, रिजवान है, अदिति जी, अदिति जी, जी अदिति जी, भाई ने बिल्किस बानो का जिक्र किया। बतौर हिंदुस्तानी, बतौर अधिवक्ता और बतौर एक इंसान आदमी, मैं क्लियर शब्दों में बोलता हूं कि बिल्किस बानो के कातिलों को, उसके रेपिस्ट को और उसके परिवार के कत्ल करने वालों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। अंडरलाइन, फुल स्टॉप, नो इफ नो बट। अब यही सवाल मैं वारिस भाई को पलट के पूछ रहा हूं। हिजाबन प्रधानमंत्री को अपनी मर्जी से बिना मौलाना मुफ्ती के घर जाए अपने शौहर से खुला लेने की अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जिस तरह मैंने जवाब दिया है बस उसी तरह जवाब दे दो वारिस भाई। मैं भी रिजवान भाई की बात का एक ही लाइन में सिंपल सरल जवाब दूंगा कि हिजाबन लड़की इंशाअल्लाह ताला जिस दिन प्रधानमंत्री बनेगी देश की, तो उसको इतनी तो समझ होगी कि वो संविधान की शपथ लेकर बनी है, वो अपने डिसीजन लेगी संविधान के दायरे में रहकर, चाहे फ्रीडम ऑफ चॉइस हो वो भी मानेगी, इक्वालिटी की बात मानेगी, जो उसको आप लोग सकेंगे क्या प्रधानमंत्री हो या नहीं हो? अरे आप तो सारी महिलाओं के साथ खड़े हो या नहीं हो, बोलो ना। एक लाइनर, फुल स्टॉप। वो महिला अपना अधिकार पूरी तरह इस्तेमाल करेगी, संविधान ने जो उसको इजाजत दिया, अधिकार दिया है, उसका पालन करते हुए वो देश की प्रधानमंत्री बनेगी उस दिन। रिजवान भाई आपके साथ बैठूंगा, आप खुद मुझे बोलेंगे सैल्यूट है वारिस भाई आपको। वहां पर पर्सनल लॉ की बात तो नहीं करोगे? वहां पर पर्सनल लॉ की बात तो नहीं करोगे? उसको पहले, देश की प्रधानमंत्री है, वो खुद अपना डिसीजन ले लेगी, आपकी मेरी उसको जरूरत नहीं है। मोदी को आप बोलते हो कि ये करो ये नहीं करो, आपने मोदी को कहा कि बिल्किस बानो के कातिलों को फिर से जेल में डाल दो। इसी तरह देश की प्रधानमंत्री बनेगी, मत ढूंढिए उसमें वोट, हमेशा गलत वोट मत ढूंढिए। इंसाफ की बात होनी चाहिए, वोट की नहीं।
वो सवाल ये पूछ रहे थे, जब खुला की बात होगी तो आप पर्सनल लॉ तो नहीं ले आएंगे बीच में? आप मुझे सुन पा रहे हैं? is guided by which law? वारिस पठान, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, अब उन तक आवाज जानी बंद हो गई है। वारिस पठान इस वक्त मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं वारिस पठान आप मुझे? उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शोएब जमई लगातार जरूर कुछ बोल रहे हैं। शोएब जमई जी, देखिए, मुझे नहीं पता कि यहाँ से कि रिजवाल जी के पास कौन सी महिला आई थी, लेकिन ये अधिवक्ता हैं और डिबेट में आते हैं तो इनको थोड़ा सा जुरिस्प्रूडेंस भी पढ़ के आना चाहिए। खुला का यानी खुद से सेपरेशन लेने का अधिकार इस्लाम में महिलाओं को स्पेशल प्रोविजन के तौर पर दिया गया है। एक महिला जो मुस्लिम महिला है वो खुला मर्द से ले सकती है बिना किसी की इजाजत से, क्योंकि वो जब निकाह करते वक्त जिस रजिस्टर में साइन करती है वो किसी न किसी मस्जिद के अंजुमन से जुड़ा हुआ होता है, लिहाजा उसको ये खत देना या इत्तला करना, इंफॉर्मेशन जरूरी है कि मैं अपने शौहर से तलाक ले रही हूँ या खुला ले रही हूँ। ये किसी धर्म में जुरिस्प्रूडेंस की बुनियाद पर नहीं था। हिंदू कोड बिल, हिंदू मैरिज एक्ट ला करके कानून के तहत किया गया था हिंदू में, वहां भी अधिकार नहीं था। ये सिर्फ इस्लाम में महिलाओं का एक स्पेशल अधिकार है कि वो महिला से खुला ले सकती है और ये जुरिस्प्रूडेंस का हिस्सा है, तो पढ़कर आया कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, चूंकि एजुकेशन की बात हो रही है तो मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुनिएगा उसके बाद हंसिएगा, और हंसना और रोना है, वसीम रिजवी बनना है, जो बनना है बनिए, लेकिन सुन लीजिए। आप एजुकेशन की बात आ रही है, मैं आपसे पूछता हूं कि इस देश में जो टॉप जो 5 स्कूल हैं वो किसके स्कूल हैं? वो बॉयज स्कूल हैं। लॉरेंस स्कूल नोवाडेल, गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल ऊटी, लॉरेंस स्कूल सनावर, सिंधिया स्कूल ग्वालियर, माया स्कूल अजमेर, दून स्कूल। पूरे देहरादून में जितने भी टॉप बॉयज के हैं वहां लड़कियों के अलग हैं और लड़कों के अलग है। किसी देश के बड़े मिलियनायर बिलियनायर से जी न्यूज पूछता है कि आप अपने लड़कों को बॉयज स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? शोएब जमई, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आपने लॉजिक पहले भी दिया था, बताइए मुझे, जब सब कुछ बॉयज को अलग गर्ल्स को अलग पढ़ाने से दोनों की एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव हो जाती है, तो फिर तो एक काम कीजिए, बसेस में भी अलग अलग, ऑफिसेज में भी अलग अलग, जिंदगी के हर दायरे में अलग कर दीजिए, हर क्षेत्र में अलग कर दीजिए। कर देंगे? कर देंगे? यही सवाल तो आपसे पूछना उनसे अच्छा, यही सवाल मुझसे पूछना चाहिए। बहुत बढ़िया है। आप गिनवा रहे हैं कि कैसे बच्चियों को अलग पढ़ाया जाना चाहिए। सवाल मैं पूछ रही हूँ तो ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं अलग किया जा रहा। सवाल आप बात करती, मैं पूछ रहा हूँ कि टॉप देश के टॉप स्कूल को कौन सुनिए, देश के टॉप स्कूल का आकलन सुनिए, असेसमेंट एक पैमाने पर नहीं होता है। पहले तो किसी और को जाकर ये घुमा फिरा कर रिपोर्ट पेश करना बंद कीजिए। किसी भी स्कूल के असेसमेंट के कई पैरामीटर होते हैं। आप जिससे बात कर रहे हैं उसे असेसमेंट के पैरामीटर्स किस स्केल पर असेसमेंट होता है, इवैल्यूएशन होता है, समझ में आता है। ये टीवी के लिए लिस्ट मत लेकर आया कीजिए। आपसे जो मैंने सवाल पूछा तो फिर तो ये होना चाहिए कि महिलाओं को अलग बैठाया जाना चाहिए ऑफिसेज में। भाई वहां तो एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, क्यों नहीं ऑफिसेज में अलग किया जाता? करवा दीजिए ना, करवाइए। मैं इस हक में हूं ही नहीं। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ डीएवी स्कूल, वो कोएड स्कूल था, मैं उस स्कूल का हेड बॉय था, आई वाज द हेड बॉय। और वहां अपने पर चलेगा सवाल क्या पूछ रही हूँ? मैं इस स्कूल का हेड बॉय था सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हेड बॉय थे नहीं थे, मेरे सवाल का जवाब जो है वो दीजिए, उस सवाल का जवाब दीजिए। और किन मुद्दों पर क्यों ये सवाल बार बार उठा है? दरअसल इस सवाल का आधार है अरशद मदनी का बयान, और साथ ही यहां पर थोड़ी देर पहले भी आपने वारिस पठान को ये कहते हुए सुना था मेजॉरिटी अपीजमेंट, उसे लेकर भी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात बार बार कही गई है। पहले आप ये रिएक्शंस देख लीजिए। बच्चियों के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग मुस्तकिल दरसगाहें और स्कूल बनाए। इस तहरीक का होना जरूरी है, वरना झगड़े, मारपीट, कत्ल व गारतगरी और इस तरह के बेशुमार मसाइल ना समझ बच्चियों की आज़ादी की बुनियाद पर, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जो मसाइल खड़े होते हैं
वो इंतहाई खतरनाक होते हैं। हम एक विभाग रखेंगे जिसमें जितने भी चलचित्र बन रहे हैं और जितने भी धारावाहिक टेलीविज़न आदि पर दिखाए जा रहे हैं उनको हमारे विशेषज्ञ देखेंगे और जहाँ पर भी आपत्तिजनक कोई बात होगी उसको बाकायदा लिख करके और प्रमाण के साथ वो सार्वजनिक करेंगे कि ये बात हमारे शास्त्रों के, हमारी मान्यताओं के, हमारी परंपराओं के विपरीत इसमें दिखाई जा रही है। मुसलमान मुल्क के एक बाशिंदे हैं, मुल्क में हम सब रहते हैं, मुल्क के सारे काम सब करते हैं, लेकिन बाज़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुसलमानों के अक़ीदे और ईमान से टकराती हैं। तो मुसलमान जब उसके लिए मुसलमान पर जबर किया जाता कि नहीं आपको ये गानी है, आपको ये पढ़नी है, तो मुसलमान फिर उसे गाने से जो है परहेज़ करता है अपने ईमान के सबको सामने रखते हुए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वामी विमुक्तेश्वरानंद और साथ ही आपने सुना मौलाना अरशद मदनी को भी। जो बात अभी थोड़ी देर पहले शोएब जमई कह रहे थे वही बात तौसीफ अहमद भी कह रहे थे। तौसीफ अहमद, मैं तब आपसे भी पूछना चाह रही थी, आप करवा क्यों नहीं देते हैं ऑफिसेज में महिलाओं का? अरे क्या हो गया शोएब जमई को? शोएब जमई, आपका नाम तौसीफ अहमद खान कब से हो गया है? मौलाना अरशद मदनी ने वही कहा है, कोई नई बात नहीं कही है। हाँ ठीक है सर, अब आप बैठ के सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए, मैंने सुन लिया, आप हेड बॉय थे, मैं सुन चुकी हूँ, दर्शकों ने भी सुन लिया। अब अगली बारी में बताइएगा अपने बारे में, रुक जाइए आप। तौसीफ अहमद खान, ममता जी को बोल के करवा दीजिए ना ऑफिसेज में अलग, महिलाओं के लिए ऑफिसेज अलग। नहीं देखिए, यहाँ तो अरे शोएब जमई, मैं ये नहीं कह रही हूँ पुरानी बात कही कि नई बात कही, मैं पूछ रही हूँ क्यों कही, सवाल का अंतर तो समझ लीजिए सर। स्कूलों के लिए कहा है। हाँ तो सुन लीजिए ना, अब आप दूसरे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए, दूसरे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए आप प्लीज। तौसीफ अहमद खान की आवाज, अपनी बारी में बोलिएगा, ये बात अपनी बारी में बोलिएगा, व्हाट्सएप पढ़ के मुझे मत बताइए इस वक्त जी। देखिए आदित्य जी, आपके दर्शकों में, आपके चैनल का दर्शकों का जो होराइजन है वो काफी बड़ा है। वहाँ एक ठेला रिक्शा वाला से लेकर के एक स्कूल का टीचर, कॉलेज का प्रोफेसर भी देखते हैं और वो भी इस बात को जानते हैं कि सेपरेट स्कूल फॉर गर्ल्स, सेपरेट स्कूल फॉर बॉयज, ये कोई नई बात नहीं है। जो मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं आपको नाम गिना दूं कि कैसे कैसे संस्थाएं ऑलरेडी, कुछ नाम मैं आपको गिनाता हूं, जैसे वेलहम गर्ल्स स्कूल देहरादून, बिरला बालिका। मेरा सवाल नहीं समझ रहे आपका कहना यह है कि गर्ल्स स्कूल में पढ़े, गर्ल्स स्कूल में पढ़ेंगी तो बेहतर करेंगी। अब मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि स्कूल का काम क्या है, रियल वर्ल्ड के लिए तैयार करना। तो आप एक काम कीजिए, महिलाओं के लिए अलग दफ्तर बनवा दीजिए, एफिशिएंसी बढ़ेगी। मैं तो और आप ही की थॉट को 2 कदम आगे लेके जा रही हूँ। महिलाओं के लिए अलग दफ्तर बनवा दीजिए ना, पुरुषों के लिए अलग दफ्तर, दोनों की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कहिए ममता बनर्जी को, पश्चिम बंगाल में कर दें। आपका सवाल जायज होता अगर सच्चाई ये होता कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को और मतलब लड़कियों को और लड़कों को कोएड एजुकेशन दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां पे लड़कियों का स्कूल अलग है और लड़कों का स्कूल अलग है। तो ये उत्तर प्रदेश का, इसमें अब ये उत्तर प्रदेश को लेकर तो मैंने सवाल आपसे पूछा नहीं, आपने एक दलील रखी। आपकी पार्टी की सरकार है वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है नहीं। इसमें मैं स्टेट वर्सेस स्टेट नहीं कर रही हूँ, आपके हाथ में बंगाल है, अब बंगाल में इस व्यवस्था को लागू कर दीजिए, बस इतना ही बेसिक सा मेरा सवाल है। अच्छा, मदनी जी जो है वो बंगाल में बैठ के ये स्टेटमेंट दे रहे हैं या उत्तर प्रदेश में बैठ के स्टेटमेंट दे रहे हैं? जहां बैठ के स्टेटमेंट आया, जब ममता बनर्जी के दिल्ली में बैठकर कोई स्टेटमेंट दे दे तो उनका स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ दिल्ली के संदर्भ में देखा जाए, उसे वेस्ट बंगाल से ना जोड़ा जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं। और उन्होंने क्या ये कहा कि मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्कूलों के लिए कह रहा हूँ? आप सुनवा दीजिए मुझे, कहा है उन्होंने कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्कूलों के लिए बात कह रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बच्चियों के लिए कह रहा हूँ, कहा है उन्होंने क्या? मैं जब योगी आदित्यनाथ को घसीट के ला रहा हूँ, आपको मिर्ची क्यों लग जाती है? अरे ये मिर्ची शब्द इस शो में मत यूज किया कीजिए। आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब देते बन नहीं पा रहा आपसे, मुझे समझ आ रहा है। तो अब आप लेकर शब्द, ऐसे शब्द लेकर मिर्ची लग रही है, जब इसमें मैं लेकर आ रहा हूँ योगी आदित्यनाथ को। अरे आप योगी आदित्यनाथ को लेकर आइए, जो बाइडेन को ले आइए, कोई बात नहीं। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, जो बाइडेन को ले आइए आप, इसमें व्लादिमीर पुतिन को ले आइए, इसमें आपको जिसको लेकर आना उसको लेकर आइए, पर मुद्दे पर तो रहिए, कम से कम मुद्दे पर तो रहिए। वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं लागू करते
पुलिस व्यवस्था को। ये कहना है, आपका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में सारे स्कूल को बस उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश में सरकार है आपकी, ये मुझे नहीं पता था। तौसीफ अहमद खान की आपको किसी तरह का इतना ज्यादा लगाव है उत्तर प्रदेश से और योगी आदित्यनाथ से कि आपकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट योगी आदित्यनाथ है। मेरा भारत है, मेरा लगाव क्यों ना हो? तो आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है तौसीफ अहमद खान, थोड़ा एनलाइटमेंट कीजिए मेरा। बीजेपी की सरकार है ना उत्तर प्रदेश में? नहीं, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है कि टीएमसी के स्पोक्स पर्सन है? कितने राज्य हैं आपके हाथ में, कितने राज्य हैं? मुझे उत्तर प्रदेश से लगाव क्यों ना हो भाई? भारत का संविधान से लगाव कीजिए। आपकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में ना, वेस्ट बंगाल में अकाउंटेबिलिटी है ना तौसीफ अहमद खान। ठीक है, जब जवाब नहीं होता तो ये होता है जो भी तौसीफ अहमद खान है, वो देवबंद में बैठे हुए, उत्तर प्रदेश में बैठे हुए। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश को ही सही करिए। चलिए, आपके हिसाब से आप उत्तर प्रदेश को ही सही करिए, वेस्ट बंगाल के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। वेस्ट बंगाल की जनता को ये बात देखनी चाहिए, समझनी चाहिए आज ध्यान से। बंगाल में महिलाएं, रिजवान अहमद, अदिति, बंगाल में महिलाएं टॉपर हैं। अदिति, यहाँ पे गर्ल्स स्कूल, अदिति, वैसे तो मैं, चाहे वो लॉरेटो, अदिति जी, रिजवान अहमद की आवाज। अदिति जी, अदिति जी, वैसे तो मैं एक गेस्ट हूं और आपका वकील नहीं हूं, लेकिन यहां एक अधिवक्ता ने बैठ के जो एक महिला के सामने बोला है कि मिर्ची क्यों लग जाती है, ये अगर कोर्ट रूम में किसी महिला अधिवक्ता से ये आदमी बोलता तो जज इसको धक्के मार के कोर्ट रूम से बाहर निकलवाता। ये जो भी है बहुत ही बदतमीज जाहिल आदमी। पहली बात धक्के मार के निकालता, और आपने इसको शो से नहीं निकाला। ये आपका आउटलुक हो सकता है, आपका आउटलुक। इस आदमी को धक्के मार के शो से निकालना चाहिए था। रिजवान अहमद, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। रिजवान अहमद, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब जो मैं कहूंगी, मुझे जैसे स्कूल में पढ़ाया गया है ना, वहां मुझे सिखाया गया है कि मैं जो सही सोचती हूँ उसके लिए खड़े होना सीखूं। मैं तौसीफ अहमद खान या शोएब जमई से डरती नहीं हूँ। मुझे रियल वर्ल्ड में लड़ना आता है और मैं लड़ सकती हूँ। इसके लिए मुझे किसी के स्लोगन की भी जरूरत नहीं है। तो तौसीफ अहमद खान अगर अपनी महिला विरोधी सोच दिखा रहे हैं, तौसीफ अहमद खान अगर अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं, तौसीफ अहमद खान के पास अगर इन मेरे सवाल का जवाब नहीं है, तो आप खुद देख लीजिए किसने ये जंग जीती है और कौन इस जंग में पूरे तरीके से एक्सपोज हो गया है। वो फैसला व्यूअर कर लेगा। अदिति, दूसरी बात, आई रिस्पेक्ट यू एंड प्राउड ऑफ यू। आपने कहा कि ये मदनी जी ने क्या नई बात बोल दी। सब यही बोल रहे हैं ना, क्या नई बात बोल दी। जरा इनका वीडियो रिकॉर्ड करके फिर से चलाइए। इन्होंने एक लाइन बोली है जिसको शायद लोग पकड़ नहीं पा रहे। इन्होंने बोला, ना समझ बच्चियों को आजादी के नाम पर। ये अल्फाज सुने हैं मैंने, ना समझ बच्चियों को आजादी के नाम पर। अगर तुम इस वजह से लड़के और लड़कियों की एजुकेशन अलग कर रहे हो कि जो तुमने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि औरतों में अकल नहीं होती, और आज तुम बच्चियों के लिए भी वही बात बोल रहे हो, और जो इतने स्कूलों के नाम गिना रहे हो ना, वहां पर यह कारण नहीं था कि बच्चियों को वो लोग ना समझ रहे थे। दूसरी बात, तीसरी बात, आपके शो में एक बंदा बैठा है जो बार बार मेरा नाम ले रहा है। अब टीआरपी चाहिए तो भाई रिजवान का नाम लेना पड़ेगा। उससे एक सवाल पूछता हूं, केरला हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आया कि औरत की फ्री विल है, पढ़ी लिखी औरत की, मुसलमान की, तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा यह गलत है, और ओएसी साहब ने कहा हम ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े हैं। अब वो आदमी जो शो के शुरू में मेरा नाम ले रहा था, चलो थोड़ी उसको लिफ्ट दे देता हूं। बताओ भैया शोएब कि तुम इसमें केरला हाई कोर्ट के साथ खड़े हो या ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े हो? बताओ। मत, प्रभु जामवंत के दूर के रिश्तेदार लगते हो जब हंसते हो। प्रभु जामवंत के दूर के रिश्तेदार लगते हो, हंसो मत। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सुनाता हूँ तुमको। अरे मुंह पर सुनो, जवाब दो। मिर्ची लगी है कब इनको? बहुत इन्हीं वाला गोली इसी को दिया है मैंने, मेडिसिन। ये डोज, ये मिर्ची, ये आप अपने घर के बेडरूम उसमें यूज किया कीजिए, ड्राइंग रूम में, ठीक है? अपने घरों में यूज किया कीजिए, टीवी डिबेट्स में मत यूज किया कीजिए। मैं चाहती हूँ बच्चे यहाँ से वाद विवाद सीखें,
तार्किक तौर पर अपनी बात रखना सीखें। आपने तो अभी तक निजी हमलों के अलावा कोई दलील रखी नहीं है, तो अब आपके पास मौका है, जल्दी से कोई दलील रख दीजिए। आप हेड बॉय रहे हैं स्कूल के, तो अब तो आपका परिपक्वता का लेवल और अवेयरनेस का लेवल भी हाई होगा। स्कूल के दिन तो पीछे छूट चुके हैं, तो जरा जो सवाल पूछा गया है जल्दी से उसका जवाब दे दीजिए 40 सेकेंड्स में। जी जी, यहाँ हमारे डिबेट में आदरणीय खिलजी साहब बैठे, मैं उनको जवाब दे देता हूँ। भाई, मैं महिला के फ्री विल के साथ खड़ा हूँ, महिला का अपना अधिकार है खुला लेना, और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। यही शरीयत की कहती है। बोर्ड के साथ हो या ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हो, ये बताओ, ये बताओ किसके साथ हो? तुम ये बताओ कि तुम यहाँ से ये महिलाओं के साथ खड़े हो जो मंदिर जाना चाहती है? ये बताओ, सबरीमाला की महिलाओं के साथ खड़े हो क्या? बताओ, बिल्किस बानो के साथ तुम खड़े हो? तुम ये बिल्कुल खड़ा हूं, 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 बिल्कुल खड़ा हूं। जो बिल्किस बानो के कागज छोड़ेगा उसके भी खिलाफ खड़ा हूं। अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, तुम ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े हो या केरला हाईकोर्ट के साथ खड़े हो? बोलो, बोलो, सुनो, बोलो, बिल्कुल मैं खड़ा हूँ, किसके साथ खड़े हो? बिल्कुल मैं खड़ा हूँ केरला हाईकोर्ट के साथ, केरला हाईकोर्ट के साथ खड़ा हूँ। अब सुन लो, अरे अब सुन लो, अब सुन लो, केरला हाईकोर्ट के साथ, केरला हाईकोर्ट के साथ सुन लिए, मैं केरला हाईकोर्ट के साथ खड़ा हूं, ठीक है। अब बताओ वो जो 27 लाख महिलाएं हैं जो हमारी हिंदू बहनें हैं, जिनको शादी करके शौहर छोड़ के चला गया, उन महिलाओं के साथ आप खड़े हैं कि नहीं? और उन महिला में एक ऐसा महिला है जिसके हस्बैंड प्रधानमंत्री है, बताओ तुम उनके साथ खड़े हो या नहीं? महिलाओं के साथ जवाब दो, जमाई, जवाब दो, हम लोग के अरे जवाब दो, जवाब दो, आप ध्यान से सुनिए। आपसे बहुत देर पहले मैंने सवाल पूछा था, आप प्रधानमंत्री पर निजी आरोप लगाने लगते हैं, आप पैनलिस्ट पर निजी आरोप लगाते हैं, इससे आपकी सोच। और यहाँ पर ये बताना नहीं भूलते हेड बॉय थे स्कूल के, ये बताना नहीं भूलते हेड बॉय थे स्कूल के। आप देख लीजिए, सीख लीजिए इनसे, इन्हें देख लीजिए किस लेवल पर इनकी तार्किक वाद विवाद करने की जो एबिलिटी है। अगर सुनिए ध्यान से शोएब जमाई, अगर आपकी दलील निजी हमला है, सुनिए ध्यान से, सुन लीजिए, बहुत देर सुन लिया मैंने आपको। निजी हमलों के अलावा आपने कुछ सिखाया नहीं अभी तक। निजी हमलों के अलावा 3 लाइन या 2 लाइन आप ऐसी नहीं बोले इस डिबेट में कि मैं कहूं कोई दलील आपने पेश की है निजी हमलों के अलावा। लेकिन जब तर्कों की कंगाली होती है तब ये निजी हमले होते हैं, तर्कों की कंगाली होती है तो निजी हमले होते हैं। आप तो महिलाओं के साथ खेल, ठीक है। रिजवान अहमद, जल्दी से 30 सेकंड है आपके पास, उसके बाद जल्दी जल्दी प्लीज जी। हाँ, अब शोएब भाई को मैं जवाब दे दूं। शोएब भाई जवाब ले लो ना। शोएब जमाई क्या कह रहा है? अरे जवाब ले लो ना यार, क्या कह रहे हैं? अरे जवाब लो ना, जवाब दो उन लाखों महिलाओं। अब सुनो, मैं किसके साथ खड़ा हूं, सुन लो ना। अरे सुन लो ना यार, भारत में सुन लेना पूरा, साइंटिस्ट हो वकील नहीं हो, सुन लो पूरा। 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया जिसने महिला को अधिकार दिया कि अगर पति उसे अपने घर से भगा दे तो कोर्ट उसी पति के घर में उसे रहने का अधिकार देगा। 27 लाख हिंदू महिलाओं में जो भी महिला कोर्ट जाएगी अपने पति के घर रहने के लिए, मैं उन सारी हिंदू महिलाओं के साथ खड़ा हूं। लेकिन जो जाएगी ही नहीं उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। जवाब मिल गया? नहीं मिला। पहली बात तो ये है कि 27 लाख हिंदू महिला पीड़ित। अरे जाहिल आदमी के साथ आप खड़े यार, बड़े जाहिल हो यार। एक सेकेंड रिजवान अहमद, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कितनी महिलाओं के साथ खड़े हैं? जरा एक सेकेंड बताइए ना शोएब जमाई। हाँ, क्या ट्रिपल तलाक के खिलाफ कितनी मुस्लिम महिलाओं के, वो मोदी गवर्नमेंट का राइट डिसीजन था या रॉन्ग डिसीजन था? ट्रिपल तलाक का प्रावधान जो है खुद शरीयत में खुला के तौर पर सही डिसीजन था या रॉन्ग डिसीजन था? शरीयत मत पढ़ाइए मुझे, शरीयत मत पढ़ाइए मुझे, सीधा जवाब दीजिए, गलत था सही था? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद जो कुछ बना है उसमें मैं साथ हूं। अब बताइए। हाँ, ट्रिपल तलाक का जो कानून होना चाहिए। नहीं, आप बताइए क्या बोलने में इतना डर लगा, ये बात आपको इतना डर लग रहा था ये बोलने में? चलिए एक तस्वीर अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं, एक तस्वीर यहाँ पर दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। अफगानिस्तान की ये तस्वीर है, ये शोएब जमाई को भी देखनी चाहिए। बीच में क्या है?
पर्दा डाल दिया गया है। कैसे सेग्रीगेशन किया गया है ये आप देखिए पर्दे के माध्यम से। ये तालिबान रिटर्न्स के बाद की तस्वीर है। ये तालिबान की वापसी जब हुई उसके बाद ये पर्दा डाला गया है। और अब अरशद मदनी का जो बयान है, थोड़ी देर के लिए वो बयान सोचिए और इस तस्वीर को देखिए। इसीलिए तस्वीर हमने आपको दिखाई है। जो पर्दा आया है बीच में उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीर आपको इस वक्त देखनी चाहिए। जल्दी से एक कमेंट विशाल मिश्रा आपका। मैं बहुत देर से ये डिबेट सुन रहा हूं, लेकिन ये बात डिबेट करते समय शायद भूल जाते हैं कि भारत में विधि का शासन है और संविधान इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और उसी संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, हालांकि ठीक के बाद में जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए। बिल्कुल। और यहाँ पर सामाजिक न्याय की बात की जा रही है, लेकिन विशाल मिश्रा उनका क्या करेंगे जो लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने में नुक्ताचीनी करें? क्या ऐसे लोगों को मॉडर्न कहा जा सकता है? ऐसे लोगों को आधुनिक नहीं कहा जा सकता। ये वो लोग हैं जो दिमागी पिंजड़ों में कैद हैं। खुली हवा में सांस लेना भी शायद इन्हें गुनाह लगता होगा। तो सोचिएगा जरूर, ऐसे लोग समाज का भला करते हैं या फिर उसे कैंसर देते हैं। शिक्षा सबके लिए समान हो, लड़के लड़कियों का भेद तो तालिबान की मानसिकता करती है। हिंदुस्तान में ऐसे तालिबानी माइंडसेट के लिए दरवाजे बंद हैं। सोचिएगा जरूर, मजहबी ठसक के साथ शिक्षा का तालमेल कम से कम इस देश में संभव नहीं है। हाँ, सियासी इंद्रधनुष में ये एक रंग जरूर है जिसे हमारे राजनेता वक्त वक्त पर बखूबी इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसे किसी रंग में रंगने से खुद को और अपने बच्चों को जरूर बचाइए। साथ ही सोचिएगा जरूर, इसी दिमागी पिंजड़े का परिचायक है वो विचार जो हिंदू धर्म के ठेकेदारों को ये कहने के लिए बाध्य कर रहा है कि वो सनातनी हिंदू धर्म का अपना सेंसर बोर्ड बनाएंगे जो फिल्मों को पास या फेल करेगा। और ऐसे लोग शायद देश के कानून को ठेंगा दिखाना चाहते हैं और ऐसे लोगों को ठेंगा दिखाने का वक्त आ चुका है। कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही।